Beloved students, welcome to रतन मिश्रा क्लासेस। एक पेपर आया है हमारे पास यूनिट टेस्ट का, क्लास 11 का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। आप देख रहे हो कुछ स्टूडेंट्स को इस पेपर में कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आया था, या फिर कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला, या जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए। तो मैं एक बार इस वीडियो में पूरी चीजें स्टेप वाइज आपके सामने रख देता हूँ। सारी चीजें स्टेप वाइज अगर आप देखोगे, ऑन टेबल पढ़ोगे, तो चीजें आपको समझ में आएगी। जरूरत है बस कंसंट्रेशन के साथ पूरी चीजों को स्टेप वाइज देखने का। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। आप बुक में जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिनको नहीं मिला इस वीडियो को फोकस करके देखते रहिए। वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता देंगे कि कहाँ वो आपको अवेलेबल आसानी से मिल सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहा होगा, पिक्चर आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज स्टोर लेजर, और करके क्वेश्चन है व्हाट इज बिन कार्ड। इसमें से आपको एक क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और इसके साथ और करके एक प्रैक्टिकल सम्स दिया गया है जिसमें मेंशन किया है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है 10,000 केजीज पर एनम। एक साल का कंजम्पशन दिया हुआ है आपका। कॉस्ट ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है 50 पाउंड, पाउंड में दे दिया है, कोई इश्यू नहीं है। आप आसानी से जो भी करेंसी का वैल्यू, जो भी करेंसी का नोटिफिकेशन आपको दिया रहेगा, आप उसको लेकर कर लीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। अभी स्टूडेंट मान लो पेपर देकर ये दिमाग में लेकर बैठ गया कि कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 20 पाउंड दे दिया है। भैया हमने तो किया है रुपीस में और ये दे दिया है पाउंड में, ये बहुत बड़ी आफत हो गई। कुछ नहीं है ऐसा। सिंपली आपको जिस करेंसी के टर्म में दिया हुआ है आप उसी टर्म में लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, प्रोसेसिंग पता है, तो पुट करके प्रोसेस करके कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। कॉस्ट दिया, स्टोरेज कॉस्ट ऑन एवरेज इन्वेंट्री दिया है 8%, और आपको बोला है निकालने के लिए कैलकुलेट 8%। ध्यान रखिएगा ये स्टोरेज कॉस्ट है ऑन एवरेज इन्वेंट्री, और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 1 के बी में सबसे पहले आपसे एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप आसानी से उसका मीनिंग लिख सकते हो, सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी। इसको शॉर्ट में हम लोग ईओक्यू भी बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी का एक दूसरा नाम रीऑर्डर क्वांटिटी भी होता है। रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर आपको नाम बदल के मिल जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है 2 नंबर के लिए। तो सिंपली आपको आंसर देना है इसका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी how much to be order at a time, how much to be order at a time that the total cost will be minimized. Economic order quantity means how much to be order at a time that the total cost will be minimized। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है सिंपली कि हम लोग एक बार में कितना ऑर्डर करें कि हमारा टोटल कॉस्ट कम से कम हो सके। और आप मीनिंग लिखने के साथ क्या करोगे, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, और मैं तो कहूंगा अगर नहीं याद ही रखो, तो आप क्या करो, फॉर्मूला उसका
मेंशन कर दो, जिससे कि आपकी आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। जैसे ईओक्यू का मीनिंग लिखने के बाद लिख दिए, ईओक्यू निकालने का तरीका होता है 2AO डिवाइडेड बाई CS, और जहां पर भी आप ये लिखोगे वहां आप मेंशन कर देना कि यहाँ ए का मतलब क्या है। ए का मतलब यहाँ एनुअल कंजम्पशन, या इसको हम लोग एनुअल डिमांड भी बोलते हैं। कंजम्पशन या डिमांड सेम चीज है। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज भी मिल सकते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए अपने कैलकुलेशन और सम्स के ऊपर फोकस रखेंगे। AOC का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, तो आपको ये भी मेंशन कर देना है कि C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट पर यूनिट। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये सब डायरेक्ट लिख कर नहीं पुट कर सकते। बिल्कुल नहीं पुट कर सकते हो, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी फुल वर्ड नहीं लिखा तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पूरे नंबर उसके नहीं मिलेंगे। ये मिट गया थोड़ा सा, फिर से लिख देते हैं 2AO रूट के अंदर रहता है और नीचे होता है डिवाइडेड बाई CS। ठीक है, C का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट और S का मतलब है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट, और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज में, एट द रेट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। ये आप सम्स में देखोगे ज्यादातर परसेंटेज में दिया रहता है, एवरेज इन्वेंट्री पर एनम। अब आपको ये जो है वो 2 नंबर के लिए आप क्या किए, थ्योरी आपको याद है, थ्योरी लिख दिए। अभी सपोज करो इसी के साथ और करके इसका एक सम्स दे दिया, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप आसानी से क्या करोगे, सम्स भी सॉल्व कर पाओगे। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जो 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के बी में और करके दिया है, और जब भी आंसर लिखोगे तो ध्यान रखिएगा पूरा मेंशन कीजिएगा कि हम 1 का बी का और वाला पार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्लियरली लिखते नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी एग्जाम में इफेक्ट पड़ जाता है, टीचर को ढूंढना पड़ता है। टीचर जितना परेशान होगा आपके नंबर के ऊपर उतना ज्यादा असर दिखाई देगा। अब देखिए फॉर्मूला तो आप देख लियो, हमको निकालना क्या था, इसमें हम लोगों को निकालना है EOQ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला आप अभी देख लियो ऊपर में, 2AO डिवाइड में है C/S, ये रूट के अंदर है वेयर। अब मैं अभी लिखा हूं इसका फुल फॉर्म, इसलिए मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। A इक्वल्स टू होता है एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन, जो कि आपके सम्स में दिया हुआ है 10,000 kg। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ये है हमारा 10,000 kg। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर। सम्स में देखिए कॉस्ट पर ऑर्डर आपका दिया हुआ है और ये दे दिया था आपका पाउंड में, तो क्या प्रॉब्लम है, पाउंड में लिख देंगे। उसके लिए हल्ला मचाने का कोई जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट फोकस करके चीजों को देखते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो ज्यादा हल्ला मचाते हैं। सी का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर केजी, सम्स में आपका दिया हुआ है, ये भी पाउंड में दिया हुआ है, कितना 20 पाउंड्स। और एस का मतलब है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट आपका परसेंटेज में रहता है, जो कि सम्स में दिया हुआ है 8%। अब आप जान चुके हो तो आप यहाँ पर पुट कर दो 2 इंटू, ये है आपका 10,000 kg, तो यहाँ पर लिख दिए 10,000 kg इंटू ए के बाद हम लोग लेते हैं क्या, ओ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50, तो 50 ले लिए। डिवाइड में हम लोग लेंगे सी है हमारा 20 और एस का मतलब है 8%। अब इसको अगर हम लोग रूट के अंदर में लेकर सॉल्व करें तो कितना निकलता है देख लें एक बार रिजल्ट। 2 इंटू 10,000 अगर करेंगे तो आएगा 20,000, और 20,000 इंटू 50 करोगे तो आ रहा है
1 के ऊपर 6 जीरो है, मतलब 10 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे, 20 का 8% लेंगे, 20 का 8% आएगा 1.6, 20 का 8% आप निकालोगे तो आएगा 1.6, पॉइंट है यहाँ पर, इसको अपने रखने हैं रूट में, इक्वल्स। अब 10 लाख को डिवाइड करना है 1.6 से, तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है 6,25,000, और 6,25,000 का रूट जब निकालोगे, यहाँ पर थोड़ा रूट में प्रॉब्लम आ जा रहा है, चलिए फिर से लिखते हैं, 6,25,000 का रूट अगर निकाल रहे हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए वैल्यू क्या आएगी आपकी। 6,25,000 का रूट आपका आएगा 790, पॉइंट में आ रहा है समथिंग 790.5694, 5694। पॉइंट के बाद डिपेंड करता है, आप पॉइंट के बाद 2 फिगर भी ले सकते हो, 3 फिगर भी ले सकते हो, 4 फिगर भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए 2 फिगर ले रहे हैं और बाकी का छोड़ दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसके सामने क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स, जिससे कि हमारा आंसर में क्वेश्चन ना उठे कि भैया आपने एक फिगर क्यों लिया, 2 फिगर क्यों लिया। अगर पॉइंट के बाद बहुत सारे फिगर आ रहे हैं तो आप सिंपली क्या करो, एक दो फिगर लेकर लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स, कि इसी के अप्रॉक्स में आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 का बी। अब आप देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मैं वापस से आपको एक बार पेपर दिखा दूं। तो 1 का ए में थ्योरेटिकल था, व्हाट इज स्टोर लेजर, व्हाट इज बिन कार्ड, देख रहे हो। 2 नंबर क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, जैसे 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल, difference between purchase requisition and purchase order, state 3 partially agricultural and partially non agricultural income के बारे में आपको बताना है, ये टैक्स का क्वेश्चन है एग्रीकल्चरल इनकम से। या फिर और करके लिखा है कि आप लिख सकते हो इसमें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आप कोई भी बुक ले सकते हो और उसमें देख सकते हो। मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से दिखा देता हूं कि बुक में आपको कहां कहां पर ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, ये आपको दिख रहा है पिन कार्ड, तो आप सिंपली, ये पिन कार्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ए में पूछा गया था, 1 के ए में पूछा गया था, ये आप सिंपली लिख सकते हो 2 नंबर के लिए। ये पिन कार्ड इज ए quantitative record of receipts, issue and closing balances of item of stores. Each receipt's issue and return is recorded in the bin card in a chronological order, and the latest balance is shown after each receipt and issue. Each item is accompanied by a separate bin card. These cards are maintained by the storekeeper. और इसी तरीके का आपको आंसर स्टोर लेजर का भी मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर लेजर होगा, ये देखिए स्टोर लेजर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आया हुआ है, ये भी यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, आंसर 2 नंबर के लिए लिख सकते हो। बी का तो मैंने आंसर अभी आपको लिख के दिखा दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डिस्कस 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो तो आपको मटेरियल चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल चैप्टर निकालिएगा, आपको देखिए नेसेसिटी और ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल
कंट्रोल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा पिक्चर अच्छे से एकदम प्रेजेंट किया हुआ है। 3 नंबर के लिए आपको थोड़ा आंसर बड़ा भी लिखना होगा, तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पहले 2 लाइन की लिख दीजिए। उसके बाद 3 नंबर का है तो कोई भी 3 पॉइंट आप डिस्कस कर दीजिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको यहाँ दिख ही रहा है। नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे। इतने पॉइंट्स आपको लिखने नहीं है, इसमें से जो भी 3 पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखने के बाद 3 पॉइंट आपको जो भी याद हो सके, इसमें से आप देखो कि जिसको हम माइंड में रिटेन कर सके वो आप पढ़ लीजिए, आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में ही था, डिफरेंस बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी खोज रहे थे कि नहीं सर नहीं मिल रहा है बुक में। देखिए एकदम क्लियरली लिखा है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन परचेज रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में ही, 2 के ए में और करके ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। उसके बाद 2 के बी में पूछा गया था स्टेट 3 पार्शियली एग्रीकल्चरल एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब आपको 3 ऐसे इनकम बताने हैं जो पूरा एग्रीकल्चरल नहीं होता, उसका कुछ पार्ट एग्रीकल्चरल में आता है और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल में आता है। और जब मैंने एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ाया था तो मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि सिर्फ उसका नाम मत लिखिएगा, साथ ही साथ ये भी मेंशन कीजिएगा कि कितने परसेंट इसका एग्रीकल्चरल होगा और कितना परसेंट इसका नॉन एग्रीकल्चरल होगा। ये क्वेश्चन 2 के बी में पूछा गया था। और आप यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है पार्सली एग्रीकल्चरल इनकम दिखा, लेकिन ये वाली डिटेल मत लिखिएगा, इतना आपको लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपली इस बॉक्स में आइए और देखिए यहाँ पर आपको 3 इनकम आसानी से मिल जाएंगे। 3 का नाम दिया गया था, तो जो 3 आपको इजी सुटेबल लगे वो 3 आप मेंशन कर दो। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि बड़ा हमको लिखना है और डिटेल में लिखना है, जो सिंपली आपको याद रह सके। जैसे कॉफी है, कॉफी का 2 पार्ट होता है तो वो दोनों पार्ट सेपरेट करके लिख दिए हैं। या टी, एक सिंपल है, टी का लिख सकते हैं। रबर या लेटेक्स के बारे में अगर आपको याद रह सके तो रबर या लेटेक्स के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि कॉफी जो होता है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2 के बी में, ये आपका 2 का बी का क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि जनरली कॉफी का 2 पार्ट होता है, तो सिंपली आप कॉफी वाला दोनों लिख दो। जैसे ही आप देख रहे हो, एक ये कॉफी का है और ये भी आपका एक कॉफी का है, तो सिंपली आप कॉफी का 2 लिख दो और एक टी का लिख दो, आपका 3 पॉइंट हो गया सिंपली। समझ रहे हैं? ये ज्यादा आपको सुटेबल पड़ेगा। और ये जरूर लिखिएगा, सिर्फ पॉइंट लिखने से नहीं होगा, आपको ये भी मेंशन करना चाहिए कि कितना परसेंट इसमें एग्रीकल्चरल है और कितना परसेंट नॉन एग्रीकल्चरल है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या होता है? तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक ऑपरेशन और एक होता है बेसिक ऑपरेशन और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो वो भी आपको मिलना चाहिए बुक में, जरूर वो रहता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ये पार्ट मिल रहा है। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये दिख रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चरल ऑपरेशन सेम चीज होता है। और इसमें दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं कि बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है। सोइंग ऑफ सीड्स, टिलिंग ऑफ लैंड, प्लांटिंग, इरिगेशन, ये सब जो चीजें आती हैं वो बेसिक ऑपरेशन में आती हैं। और जब स्प्राउट हो जाता है क्रॉप, जमीन से बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद जो भी एक्टिविटी फार्मर करता है वो सारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में आता है। समझे? तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी, ये भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, 2 का बी। ठीक है, लिख दीजिए आसानी से, सारी चीजें बहुत सिंपल है, बस जरूरत है तो बैठकर इसको स्टडी करने की। इसके बाद आप देखोगे 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन में तो दोनों सम्स था। आपको मैं फिर से दिखा दूं पेपर, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में तो सम्स था और 3 में 2 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, ये 5-5 मार्क्स का था, दिख रहा है आपको, 5 into 2। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा है लेवल ऑफ स्टॉक का क्वेश्चन। ये हम लोग इसको मटेरियल में पढ़े थे, लेवल ऑफ स्टॉक वाले पार्ट में। ठीक है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स निकाले जाते हैं।
और ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो स्टोर लेजर का, इसको स्टोर लेजर बोलते हैं। स्टोर लेजर वाला एरिया तो बहुत सिंपल होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कर लेते हैं, जिसमें हम लोग फीफो लिफो सिंपल एवरेज मेथड वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर स्टोर लेजर बनाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है लेवल ऑफ स्टॉक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है, इसको मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग फीफो लिफो के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए करना है हमको। अच्छा, यहाँ पर एक बार आ जा रहे हैं हम ये वाले पार्ट में। ये अगर आप लोग लिख लिए होगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझे। मैं अभी इसको इरेज करूंगा क्योंकि यहीं पर हमको बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 का ए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से आप लोग इसको बाद में लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व करूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। फ्री स्पेस चाहिए सम्स को करने के लिए, ओके ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए में। 3 का ए सॉल्व करने जा रहे हैं। अब भी 3 के ए में हमसे पूछा है कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। तो इसमें तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से एक एक चीजें निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए नंबर जो पार्ट है इसमें हमसे पूछा है, मैंने 3 का ए कर रहे हैं, इसमें पूछा है कि आप निकालो रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। रीऑर्डर लेवल को हम लोग शॉर्ट में ROL लिख देते हैं, जिससे बाद में जरूरत पड़ा तो ROL लिख कर लेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। पेपर आप लेकर बैठिएगा, उसमें सारी चीजें आपको दिखेंगी। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला है। अब अगर पुट करें, आप एक बार पेपर में आ जाओ और देखो यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल यूसेज सम्स में दिया हुआ है 50 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज सम्स में दिया हुआ है 25 यूनिट्स, मैक्सिमम यूसेज सम्स में दिया हुआ है 75 यूनिट्स दिखा। एक रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है 300 यूनिट्स, एक लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज है 2 वीक, और रीऑर्डर पीरियड एक है 4 to 6 वीक। अब रीऑर्डर पीरियड में जो 4 है वो मिनिमम टाइम है और जो 6 है वो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है। तो रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक, जिसमें कि 4 मिनिमम लेंगे और 6 लेंगे हम लोग मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम यूसेज हम लोगों का दिया हुआ है 75 यूनिट्स, और मैक्सिमम पीरियड हम लोगों का दिया हुआ है 6 वीक्स। तो 75 इंटू 6 आप करोगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 75 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 450, और रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम लोग यूनिट्स में, 450 यूनिट्स। हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला याद है, आप पुट कर दिए। 5 नंबर का सम से 5 चीजें पूछा है, एक सही कर दिए 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा हम लोगों को निकालना है मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल के लिए, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल, अब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, शॉर्ट में लिख दिए माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल यूसेज लेना है, नॉर्मल यूसेज लेना है और इनटू करना है नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड।
अब देखिए नॉर्मल यूसेज सम ROL आप यहाँ पर निकाल लिए 450 माइनस नॉर्मल यूसेज सम्स में दिया हुआ है 50 और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 4 मिनिमम था 6 मैक्सिमम था, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 वीक आ जाएगा नॉर्मल पीरियड। अब ये सॉल्व अगर करेंगे तो 450 माइनस ये 5 पचे 25 250 माइनस करके आ जाएगा हम लोगों का 200 यूनिट्स। अब इसमें जो नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड सम्स में नहीं दिया है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, लिखकर दिखा दोगे कि भैया नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड सम्स में नहीं है, तो वो हम लोग कैसे निकाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अब मैक्सिमम पीरियड सम्स में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लिख दूं मैं, मैक्सिमम पीरियड था 6 वीक, मिनिमम पीरियड था 4 वीक, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 10/2 इक्वल टू आ गया 5 वीक, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं ये। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ गया सेकंड नंबर पार्ट। अब थर्ड नंबर पार्ट में आते हैं। तो थर्ड नंबर पार्ट ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले ये डिस्कस हो चुका है, वहां पर जाकर भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर हम आगे का सॉल्व करेंगे। बी के बाद सी नंबर पॉइंट में पूछा था मैक्सिमम लेवल निकालो, तो सी नंबर पॉइंट में हम लोग अब निकालेंगे इसका मैक्सिमम लेवल। सराउंडिंग में आपको नॉइस मिलेंगे, हम लोग उसको इग्नोर करते हुए अपने सम्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि अगल बगल भी क्लासेस चल रही है तो वो लोग अपने क्लास में इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल ROL प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इसलिए सम्स में रीऑर्डर क्वांटिटी भी एक दिया हुआ था। माइनस में लेते हैं हम लोग मिनिमम इंटू मिनिमम, मतलब मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सम्स में सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी, आपको पुट करना है। रीऑर्डर लेवल आप निकाल लिए थे 450, रीऑर्डर क्वांटिटी सम्स में दिया हुआ है 300 यूनिट्स, माइनस मिनिमम यूसेज सम्स में दिया है 25 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है 4 वीक्स, तो ये आपका आएगा 750 माइनस 25 इंटू 4 करोगे तो आएगा 100, सॉल्व करके आपको मिलेगा 650 यूनिट्स। और उचित है कि आप ये सारी चीजें मेंशन कीजिएगा, जैसे 4 के साथ मेंशन कीजिएगा कि ये वीक में है, 25 के साथ मेंशन कीजिएगा कि ये यूनिट्स में है, जैसे 25 यूनिट्स इंटू 4 वीक ऐसे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम लोगों से पूछा गया था डी नंबर पॉइंट में पूछा है आपको निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का तो 2 फॉर्मूला होता है, लेकिन जो नॉर्मल वाला है वो आप मेंशन कर दोगे सिंपली एवरेज स्टॉक लेवल के लिए आप फॉर्मूला ले लोगे मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, पूरा लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो भैया मैक्सिमम लेवल आपका कितना है, मैक्सिमम लेवल आपने निकाला है, ये अभी तो निकाला यहाँ पर है ना 650,
और मिनिमम लेवल हम लोग अभी ऊपर निकाले थे 200, दिखा दे रहे हैं आप। मिनिमम लेवल अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पर, ये देखिए मिनिमम लेवल निकाले थे 200। ठीक है, तो 650 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा सॉल्व करके? तो 6 2 850 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 425, 425 यूनिट्स। ये हो गया आपका डी नंबर का आंसर। इसके बाद एक और चीज पूछा है, डेंजर लेवल। तो भाई पेज यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी हमारी, इसलिए आप इसको फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक डी नंबर पार्ट करते हैं। एक पॉइंट और है डेंजर लेवल का। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं लास्ट वाला को मिटाकर। ठीक है, डी नंबर, डी तो आप लोग देख लिए हो, तो इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर पेज चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइम से इसको मैनेज कर लेंगे जिससे पेज मिटाना ना पड़े। ई नंबर डेंजर लेवल पूछा है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होता है एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज सम्स में दिया हुआ है, यूसेज इनटू लीड टाइम फॉर, लीड टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई, ये भी सम्स में दिया हुआ है। इमरजेंसी सप्लाई, इमरजेंसी सप्लाई के लिए जो टाइम पीरियड है वो आप एक बार सम्स में जाकर देख लीजिए। देखिए लास्ट लाइन में लिखा था लीड टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई 2 वीक, दिखा। और एवरेज यूसेज, ये कोई हम लोग नॉर्मल यूसेज बोलते हैं, ये दिया हुआ है कितना 50, तो 50 इंटू 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का, है ना। यहाँ पर लिख दिए एवरेज यूसेज है 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स इंटू 2 वीक्स, आपको आंसर मिल गया कितना 100 यूनिट्स। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेगा तो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन था, वो मैं अभी बोल चुका हूँ कि ये हम लोगों का क्वेश्चन था किससे, स्टोर लेजर से। और स्टोर लेजर वाला एरिया इजी होता है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको नहीं कर पाओगे तो मैं कोशिश करूंगा ऑन बोर्ड इसको, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन होता है। चीज बहुत इजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेटिव है तो अगर बोर्ड पर इसको किया जाए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको करने का, अगर नहीं होगा, किसी को डाउट होगा तो मैं फिर इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू।